हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन और टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में क्या होता है कि एक कंट्री फ्री ट्रेड को ख़त्म करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ताकि उसकी जो घर की कंपनी है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तबाह ना हो जाए। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, प्रोटेक्शन लगाने के फ़ायदे क्या हैं? इसमें दो टाइप के फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स एंड नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स। वो दोनों मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्गूमेंट। Terms of trade argument is given to correct the disequilibrium in the balance of payment of a country. Terms of trade argument इसलिए दिया गया है ताकि जो कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ख़राब ना हो जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को सही किया जा सके। अगर आपको ये नहीं पता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, आप मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं और उसके लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर मैंने दिया हुआ है, उसको स्टडी करें। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स improves the rate at which the country एक्सपोर्ट्स एंड एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स। सिंपल वर्ड्स में टर्म्स ऑफ ट्रेड सही हो जाती हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड वो टर्म्स होती हैं जिसपे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। अगर इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगाया, दिमाग से सोचो, इसका ये फार्मूला था ना, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इम्पोर्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो अगर इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड गिर जाएगी। तो जब डिमांड गिरेगी इसकी और हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं या स्टेबल हैं और अगर इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो गई तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी। बजाय इसके कि हम अननेसेसरी इंपोर्ट करें, हम वही पैसा बचा के कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हैं बाहर से, या कम मंगवा सकते हैं, या इवन फॉरेन करेंसी भी सेव कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट, मैं दोबारा से इसको रब करता हूँ, दिस मीन्स दैट अ टैरिफ इम्प्रूव्स in terms of trade because of the foreign exporter is forced to pay some part of import duty. तो सिंपल वर्ड्स में जो फॉरेन एक्सपोर्टर है, जो हमारे कंट्री में माल एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे हमने ड्यूटी या टैक्स निकलवा लिया, समझ गए बात, उसके ऊपर टैक्स लगा लिया। द एक्सटेंट टू विच अ कंट्री कैन इम्प्रूव its terms of trade by imposing import duty will expand upon relative demand and supply elasticities at the home and abroad. सिंपल वर्ड्स में कितना टैक्स लग सकता है या कितना सप्लाई को या डिमांड को चेंज कर सकता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है। मैंने टर्म्स ऑफ ट्रेड के चैप्टर में फैक्टर्स इफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड करवाए हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को असर डालती है। तो पहला पॉइंट इसका कहता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हम बेहतर कर सकते हैं अगर बाहर वाली चीज़ों के ऊपर हम टैक्स लगा दें, ताकि हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट तो उतने की उतनी है, तो हमें बाहर से पैसा ज़्यादा आएगा और हम बाहर खर्च कम करेंगे तो हमारी जेब में पैसा बच जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बार्गेनिंग आर्ग्यूमेंट। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इज़ नेसेसरी टू बार्गेन ऑन ट्रेड नेगोशिएशंस विद अदर कंट्रीज। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने अदर कंट्रीज़ के साथ बार्गेनिंग करनी है कि हमें ये माल दे दो सस्ते में, उसके बदले हमारे से ये ले लो, इस टाइप की कोई बार्गेनिंग करनी है तो हमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगानी बहुत ज़रूरी है। इट साउंड्स गुड बट पुअर कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ्टन फाइंड देमसेल्व्स in a helpless state while striking a bargain with the rich countries. बट ये अच्छी बात तो है कि बार्गेनिंग आर्गूमेंट करो और उनसे फलां चीज़ें ले लो सस्ते रेट पे और अपनी चीज़ें फलां चीज़ें दे दो उनको सस्ते रेट पे, बार्गेनिंग करो। मगर इस बार्गेनिंग में भी जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो फ़ायदा उठा लेती हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज़ फ़ायदा नहीं उठा सकती, इसीलिए प्रोटेक्शन ही सही है। एंटी डंपिंग आर्गूमेंट। प्रोटेक्शन इज एडवोकेटेड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डंपिंग। आपको पता है चाइना से कितना माल आता है, कितने सस्ते में माल आता है, चार्जर, पिन, सुई, कील, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, समझ गए बात। तो डंपिंग कर रही है। डंपिंग मीन्स सेलिंग अ प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट एट अ लोअर प्राइस देन एट अ होम प्राइस। जितना उनके घर में नहीं बिक रहा उससे सस्ता वो बाकी कंट्रीज में बेच रहे हैं। डंपिंग एम्स एट फ्लडिंग अ फॉरेन मार्केट विद लो प्राइस्ड कमोडिटीज। डंपिंग का मेन मकसद ही ये है कि किसी भी कंट्री में जाके इतना बल्क में सामान बेचो, इतना ज़्यादा सामान बेचो ताकि उनकी ऐसी की तैसी हो जाए उनकी कंपनियों की, ठीक है। एज अ रिजल्ट द इम्पोर्ट competing firms are ruined and to protect these such firms a high tariffs are imposed. अब इन इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए, इन कंपनीज़ को बचाने के लिए हाई टैरिफ इम्पोज किया जाता है। दिस विल रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द इम्पोर्टिंग कंट्री एंड रिमूव द थ्रेट ऑफ डंपिंग। तो इससे क्या होता है, हाई प्राइस हो जाता है, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान उसका प्राइस हाई हो जाता है, और अगर उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, इससे डंपिंग रुक सकती है, समझ गए बात, रुक सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन आर्गूमेंट। इट मीन्स दैट there should be a balanced growth
of the economy so that all the sectors of the economy develop side by side. Diversification argument कहता है कि भाई एक दो कंपनियां खोलो और सारी की सारी उसी का ही सामान बनाओ और बाकी बाहर से इंपोर्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. डाइवर्सिफिकेशन आर्गूमेंट कहता है हमें हर एक सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो हमें बाहर से नाला लेना पड़े, घर में वो सामान बनता हो. ठीक है. फॉर दिस पर्पज एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. तो अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन करना है, तकरीबन सब माल बनाना है घर में, सारा का सारा 100% तो नहीं बना सकते मगर 70-80 भी बनाना है, तो हमें अपनी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बाहर के कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट. इन्फेंट मतलब बच्चा. इट इज आर्ग्यूड दैट इफ इंडस्ट्रीज in their infancy are not protected from established foreign producers, they cannot develop to enjoy the comparative advantage. ये पॉइंट कहता है कि अगर जो छोटी छोटी कंपनियां उनको इनिशियल स्टेजेस में ही प्रोटेक्शन ना मिली तो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आके उनको कुचल देंगी, दबा देंगी और उनको ख़त्म कर देंगी. तो अगर वो छोटी छोटी कंपनियां बड़ी होंगी, प्रॉफिटेबल बनेंगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो वो आगे चल के कंपैरेटिव एडवांटेज में आएंगी ना. सो they are protected by providing all types of facilities like subsidies, heavy import duties on the foreign goods etc. इस टाइप की या तो उस कंपनी को सब्सिडी दे दें या फिर बाहर वाली जो सामान आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दें एटसेट्रा एटसेट्रा. दे में एक्सपेंड एंड एन्जॉय इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो इससे क्या हो सकता है, वो विद इन द कंट्री अच्छा काम कर सकती हैं जो छोटी छोटी कंपनी है और उनको बढ़ने में भी काफ़ी टाइम मिलेगा और हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट आ जाता है सोशली इंपॉर्टेंट और की इंडस्ट्रीज आर्गूमेंट. Protection should be given to socially important industries such as agriculture or important industries like iron and steel, heavy electricals, मशीन मेकिंग, हैवी केमिकल्स एटसेट्रा. तो जो भी हमारे कंट्री के लिए सोशली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम हम खुद करें और उन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि वो सेम टू सेम काम बाहर ना खुले. अगर वो बाहर से हम लाने लग गए तो हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगी. ठीक है. तो मेन मकसद है कि अपनी प्रोटेक्शन का मेन मकसद ये भी होता है कि अपनी सोशली इंपॉर्टेंट और जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बचाया जा सके. नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट आर्गूमेंट. अ यूजुअल आर्गूमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन इज दैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कि अब बाहर से सामान आएगा तो यहाँ की कंपनियां बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी. द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ रिड्यूसेस इंपोर्ट्स एंड एनकरेजेस एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इन इंपोर्ट कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज. तो अगर बाहर से कंपनियां आएंगी यहाँ की कंपनियों के साथ मुकाबला करके उनको बंद करा देंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी. अगर बाहर की कंपनियों पे टैक्स लगता है और उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो लोग यहाँ का लोकल बना हुआ सामान खरीदना पसंद करेंगे. तो वो चीज़ें जो बाहर से आ रही थी वो विद इन द कंट्री बनना शुरू होंगी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है. हो सकती है क्या होगी. बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गूमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गूमेंट ये कहता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अच्छा करने के लिए बाहर के सामान पे टैक्स लगाना चाहिए ताकि बाहर से इंपोर्ट कम हो और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव चला जाए. वैसे आज़ादी के बाद आज तक कभी पॉजिटिव गया ही नहीं. ठीक है. द बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गूमेंट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट अ कंट्री शुड इम्पोज टैरिफ to have a surplus of export over import and such a surplus brings more dollars in the country. कि जो भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का पूरा हिसाब किताब, गुड्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, इसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं. तो ताकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और बाहर से इंपोर्ट कम करें. अब आप दिमाग से सोचो कि बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे कब, जब सरकार इंपोर्ट पे टैक्स लगा लेगी और यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें बाहर से पैसा आया ज़्यादा, बाहर हमने पे किया कम, तो हमारे पास डॉलर बच गई ना, कहीं जो फॉरेन करेंसी बच गई उसको इमरजेंसी के लिए संभाल के रख सकते हैं. ठीक है ना. बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट व्यू बिकॉज इफ़ ऑल कंट्रीज फॉलो द सेम रूल देन नन वुड गेन. अगर सारे के सारे कंट्री ये करने लगे कि बाहर से सामान आ रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो फिर तो किसी को फ़ायदा ही नहीं ना हुआ, किसी का सामान बिकेगा ही नहीं दूसरे कंट्री में. नेक्स्ट आ जाता है high wage domestic goods argument. High wage domestic goods should be protected from low wage imported goods by imposing tariffs. अब सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ. हाई वेज डोमेस्टिक गुड्स मतलब यहाँ पे हम डोमेस्टिक गुड्स यूज़ कर रहे हैं जिनके प्राइजेस हाई हैं क्योंकि उनकी कॉस्टिंग हाई है. अब उनको हमने प्रोटेक्ट करना है. ठीक है ना, बजाय इसके कि हमें जो बाहर से लो वेज इंपोर्टेड गुड्स हैं, क्योंकि जो बाहर के गुड्स हैं वो जब बने उनकी कॉस्टिंग कम थी, जब कॉस्टिंग कम पड़ेगी तो आपको पता ही है तो क्या होगा. तो इस पॉइंट में ये ओवरऑल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने अपनी डोमेस्टिक गुड्स खरीदने हैं ताकि हम डोमेस्टिक गुड्स को खरीद के हम अपने कंट्री के लोगों में ही पैसा घुमा के हाई वेजेस जनरेट कर पाएँ, बजाय इसके कि हम बाहर वाले गुड्स खरीद के उनकी इनकम को जनरेट कर पाएँ. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है
कीपिंग मनी एट होम आर्गुमेंट, कि घर का पैसा घर में रहे, समझिए बात। अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट, व्हेन वी बाय गुड्स फ्रॉम अब्रॉड वी गेट द गुड्स एंड द मनी विल आउटफ्लो फ्रॉम आर कंट्री। हमने बाहर से गुड्स लिए और पैसा बाहर चला गया, बट व्हेन वी बाय आना था यहाँ पे, ठीक है, BUY, व्हेन वी बाय द गुड्स एट होम वी गेट बोथ द गुड्स एंड द मनी। और अगर हम घर का गुड खरीदते हैं तो पैसा भी घर का विद इन द कंट्री घूमता रहा और गुड्स भी हमारे पास रहे, तो घर का पैसा घर में रहे, ये भी एक प्रोटेक्शन की एक आर्गुमेंट है फेवर में, कि भाई घर की चीज़ें खरीदो ताकि घर का पैसा घर में घूमता रहे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिंग होम मार्केट। तो ये कहता है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन विल एक्सपैंड द होम मार्केट फॉर ऑल द डोमेस्टिक गुड्स। अगर हम घर का सामान खरीदते हैं, बाहर का सामान नहीं खरीदते, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स खरीदते हैं, तो हमारी होम मार्केट बढ़ेगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इक्वल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोटेक्शन to domestic industries is advocated for equalizing the cost of production of domestic and foreign products. For this purpose, import tariffs are imposed. इक्वल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये कि जो बाहर से सामान आता है वो सस्ता होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा, तो उसको उतना महंगा कर दो जितना घर में हमें पड़ता है, ताकि उनका सामान कम बिके और हमारा सामान ज़्यादा बिके। और कई केसेस में जितना हमें घर में कॉस्टिंग पड़ती है उससे भी कई गुना महंगा हो जाता है वो, तो लोग डिस्करेज फील करते हैं इम्पोर्टेड गुड को यूज़ करना। तो प्रोटेक्शन के अंडर ये फ़ायदा रहता है कि हम टैक्स लगा के प्रोडक्शन कॉस्ट बाहर वाले सामान की इक्वल कर सकते हैं या इवन उससे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। एवरी कंट्री इज़ कीन टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी। हर एक कंट्री ये चाहती है कि हर एक गुड वो विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दे। इट इज़ बिकॉज ड्यूरिंग वॉर एंड एनी अदर इकोनॉमिक क्राइसिस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड मे नॉट बी पॉसिबल। ये इसलिए होता है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो बाहर से इम्पोर्ट्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। दिस मे कॉज लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स टू द सिटीजन्स। जब भी कोई लड़ाई होगी, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई होगी, यूक्रेन एंड रशिया, जिसको ज़्यादातर जैसे वो यूक्रेन है वो एक्सपोर्ट करता था वीट, तो जिन कंट्रीज़ को वो वीट एक्सपोर्ट करता था उनकी तो ऐसी तैसी होगी, समझ गए बात। सेल्फ सफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड व्हेन इवन दोज इंडस्ट्रीज आर गिवन प्रोटेक्शन फॉर विच सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल। वो कंपनियां जिसके लिए हमारे कंट्री में सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है, इवन उनको भी कुछ ना कुछ करके रिवाइव करो, क्योंकि अगर माहौल ख़राब हो जाता, लड़ाइयाँ हो जाती कंट्रीज़ के बीच में, तो फिर जो सिटीजन्स हैं या जो लोग हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ी परेशानी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है टू चेक इम्पोर्ट ऑफ लग्जरीज एंड हार्मफुल गुड्स। मैनी हार्मफुल एंड लग्जरी गुड्स आर इम्पोर्टेड अंडर फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो जो मर्जी बाहर से मंगा सकते हैं। देयर इम्पोर्ट एडवर्सली अफेक्ट द करेक्टर ऑफ द पीपल। उनका इम्पोर्ट करने से, हार्मफुल गुड्स का या लग्जरी का इम्पोर्ट करने से लोगों का रहन सहन खान पान थोड़ा चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज गुड्स देयर इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उनके इम्पोर्ट को प्रोहिबिट करना चाहिए, और प्रोहिबिट करके ताकि हमारे लोगों की जो हेल्थ है और लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ठीक रहें। जैसे बाहर से सिगरेट शराब आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी कार आ रही है, उसको देख के और ज़्यादा लोग लग्जरी कार मंगा रहे हैं, तो ऐसे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा ना। तो ऐसे काम ख़राब ना हो, उसको सही रखने के लिए प्रोटेक्शन लगानी चाहिए, चेक लगाना चाहिए लग्जरी और हार्मफुल गुड्स के इम्पोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड टू द कंट्री बाय पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन लगी होगी तो फॉरेन कैपिटल ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। कैसे? उस कंट्री में अपना माल बेचने के बजाय वो कहेंगे हम इस कंट्री में अपनी कंपनी खोल लेते हैं, समझे बात। तो वो दूर दराज से अपना माल फेंकने नहीं आया करेंगे, डंपिंग नहीं करने आएंगे, बल्कि अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे। विद अ व्यू टू अवॉइड इम्पोर्ट ड्यूटीज लेविड in the wake of policy of protection, developed countries begin to invest capital directly or indirectly in the country। तो वो उस कंट्री में डायरेक्टली आके अपना पैसा लगा के अपनी कंपनी खोलने की सोचेंगे, क्योंकि जब टैक्स लगता है तो उनका माल बिकेगा नहीं या महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन सेविंग्स। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज ऑल्सो सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट एनकरेजेस सेविंग। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रोटेक्शन से सेविंग्स होती हैं। व्हेन ड्यूटीज at a high rates are imposed on imports, these goods will be demanded in lesser quantity and hence savings increase। अगर बाहर वाली चीज़ों पे हैवी टैक्स लग जाएगा तो टैक्स लगने से उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग उनको खाना बंद कर देंगे, तो उनके पैसे, लोगों के पैसे जेब के जेब में ही रह जाएंगे। दिस सेविंग्स कैन बी यूज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड देयर बाय प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। उन सेविंग से लोग या कंट्री बाहर से वो मशीनें खरीद सकते हैं जो हम बाहर से गुड्स मंगवाते थे, वही मशीनें विद इन द कंट्री खरीद के ले आओ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके घर में ही बनाना शुरू कर दो। तो ये तो थे सारे इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स। सबसे पहला डिफेंस आर्गुमेंट। इफ अ कंट्री is dependent on other countries for its agricultural and industrial requirement, it will be
वेरी हार्मफुल फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट एट इन द टाइम्स ऑफ वॉर। तो नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट कहता है कि अगर हम किसी भी कंट्री पे एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए बैठ गए और कहीं जंग जुंग लग गई तो हमारी कंट्री के लिए बहुत ख़राब होगा। तो हमें अपनी कंट्री को डिफेंस या डिफेंड करने के लिए भाई कम से कम जितना हम बनाते हैं उतना बनाने की कोशिश तो करो ना विद इन द कंट्री, ताकि मतलब हमें डिफेंस मिले इन द सेंस कि हम बाहर से इतने डिपेंडेंट ना हो जाएं कि लड़ाई के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजर्वेशन आर्गूमेंट। Protection is advocated to preserve the special characteristics of nation and certain classes of population and certain occupations। प्रिजर्वेशन आर्गूमेंट ये कहता है कि भाई फ्री ट्रेड ने हमारा जो कल्चर है, कस्टम्स है, उनकी ऐसी तैसी कर दी है, तो कल्चर और कस्टम्स को बचाने के लिए फ्री ट्रेड पे थोड़ी रोक लगानी चाहिए। तो प्रोटेक्शन की पॉलिसी सही है। तो प्रोटेक्शन से क्या होता है, ज़्यादातर बाहर का सामान आके यहाँ बिकता नहीं तो अगर ज़्यादा सामान यहाँ बिकने लग गया तो लोगों का रहना सहना खाना पीना सब कुछ बाहर की तरह ही आ जाएगा। हमें अपने आप को प्रिजर्व करना है, इसलिए पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है नेशनलिज्म आर्गूमेंट। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोटेक्शन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स इज रेस्ट्रिक्टेड, डिमांड फॉर इंडिजिनस मतलब लोकली मेड गुड्स जो है प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म बढ़ जाएगी। ये नेशनलिज्म आर्गूमेंट ये कहता है कि भाई अगर आप घर की चीज़ें यूज़ करते तो आपको अपने कंट्री के लव के जो फीलिंग है वो बढ़ जाएगी, देशभक्ति बहुत ज़्यादा आ जाएगी और आप अपने मुल्क की बहुत अच्छी सोचने लग जाओगे और नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो ये थे प्रोटेक्शन के मेरिट्स एंड एडवांटेजेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और आपने इसी तरीके से लिखना है और इस चैप्टर के बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।